नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज के साथ साथ बहुत सारी फाइनेंशियल जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पे जो फिलहाल जो है अभी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, और वो है बैंकों का मर्ज, जिसको आम भाषा में हम लोग बैंकों का विलय भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली गाइज, अगर मोटा मोटी तौर पे कहें डायरेक्टली, तो बैंकों का मर्ज का मतलब ये होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे बैंकों को किसी बड़े बैंक के साथ मिला देना, जिसको एक तरीके से हम लोग विलय भी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें वो छोटे बैंक जिनका जो एक प्रभाव होता है वो क्षेत्रीय लेवल पे होता है, या फिर ऐसे जगह पे जहाँ पे उनका पूरे भारत में एग्जिस्टेंस नहीं होता है। किसी किसी राज्य में वो काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, लेकिन किसी किसी राज्य में जो है उनका प्रेजेंस नहीं होता है। कुल मिला जुला के सरकार की नज़र में वो छोटे और क्षेत्रीय बैंक है। ऐसे में उन बैंकों को जो है किसी बड़े बैंक के साथ अगर मर्ज कर दिया जाता है, तो ऐसे में उनका नाम, उनका पहचान जो है वो उस बड़े बैंक के साथ शामिल हो जाता है, और उनके सभी स्टाफ, साथ ही साथ उनके सभी ग्राहक, उस बैंक के साथ जितनी भी सर्विसेज जुड़ी हुई होती हैं वो ऑटोमेटिकली उस बड़े बैंक के साथ जुड़ जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी ए बैंक को किसी बी बैंक के साथ अगर मर्ज कर दिया गया, तो ऐसे में जितने भी ग्राहक थे ए बैंक के, वो ऑटोमेटिकली बी वाले बैंक के ग्राहक हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि आखिर बेसिकली ये मर्ज होता क्या है, आखिर क्यों किया जाता है, इसके पीछे वजह क्या है। आखिर सरकार भी नहीं चाहती है कि भाई लोगों को नाराज करें, लोगों को परेशान करें, क्योंकि जैसा आप अभी देख सकते हैं जो प्रेजेंट में अभी सिचुएशन चल रहा है, बहुत सारे ऐसे बैंक जो किसी और बैंक के साथ मर्ज हो चुके हैं, उनके ग्राहक जो है बेहद परेशान हैं, क्योंकि उनका जो है बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो उनके अकाउंट से रिलेटेड थी वो बदल दिए गए हैं। लाइक कि उनका IFSC कोड बदल दिया गया है, कहीं कहीं तो उनका ब्रांच का एड्रेस तक चेंज हो चुका है। ऐसे में काफ़ी कुछ उथल पुथल हो चुका है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी लोग जिनका छात्रवृत्ति आता है, बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन जिनका जो है पुराने बैंक में उनका पेंशन आता था। ऐसे में जब वो किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज हो गया है, उनकी पहचान बदल चुकी है, बहुत सारे डिटेल्स बदल चुके हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और ये परेशानी एक लाजमी भी है, और चूंकि मैं खुद उसका एक भुक्तभोगी हूँ। सो बेसिकली गाइज, यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो रीज़न होता है किसी बैंक को मर्ज करने का, विलय करने का, वो होता है NPA। NPA मतलब कि नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स, मतलब कि जो ऐसी चीज़ें जो उस बैंक के साथ जुड़ी हुई थी, जो किसी तरीके से उस बैंक को प्रॉफिट नहीं दे रहा है, वो और बदले में जो है एक तरीके से बैंक को और नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब ये कि अगर किसी ने 10 लाख रुपए का कर्जा लिया था, तो बैंक ने तो अपनी संपत्ति उसे कर्जा दिया था उस पर विश्वास करके कि हाँ, ये बंदा जो है समय से अपने जो है किस्तें भरेगा, और साथ ही साथ जो मूलधन है जो इसने लिया है वो भी चुकाएगा। ऐसे में जो बैंकों का जो सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है वो ब्याज से होता है, जो इंटरेस्ट से होता है। मैक्सिमम जितने भी कॉरपोरेट बैंक होते हैं उन सब का बिजनेस मॉडल यही होता है कि वो लोगों को लोन देते हैं अपना कंपनी सेट करने के लिए, या फिर अपना लाइफ स्टाइल है उसको सुधारने के लिए, और बदले में उनसे कुछ EMI के रूप में, किस्तों के रूप में उनसे इंटरेस्ट वसूलती है, जो हर बैंक का एक जो प्राइमरी जो है सोर्स ऑफ इनकम होता है। ऐसे में बहुत बड़े बड़े कंपनियां, बहुत बड़े बड़े फर्म, या फिर बहुत बड़े बड़े ऐसे बिजनेसमैन जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में लोन ले लेते हैं, और वो फिर उसे चुकाने में आनाकानी करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो खुद को दिवालिया घोषित कर देते हैं। और अपने देश का कानून है कि अगर कोई व्यक्ति खुद को दिवालिया घोषित कर देता है, कोई कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है, तो आप उससे ज़बरदस्ती वसूल कर नहीं सकते, और जो भी आपने उसे लोन दिया था वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे सीन ये था कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बैंक थे जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे लोन दे रखा था, और उसकी रिकवरी हो नहीं पा रही थी। नतीजा ये हुआ कि वो घाटे में चलता गया, माइनस में चलता गया। अब चूंकि बैंक के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, अलग अलग शाखाएं होती हैं, उनको संचालन करना भी बहुत मुश्किल होता है, मतलब कि बहुत खर्चीला होता है। अगर एक हॉल और बड़े बड़े कमरों का अगर आप ब्रांच देखते हैं, तो उसका कम से कम जो किराया ही होता है वो 50,000 रुपये मिनिमम होता है। आज के ज़माने में जहाँ आपको 1 BHK फ्लैट जहाँ पे आपको 10,000 रुपये का मिलता है, वहाँ पे आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा बैंक का जो ब्रांच जो होता है वो सभी लीज पे, किराए पे ही लिए जाते हैं, वो बैंकों की अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो उसका भी उन्हें किराया देना है। साथ ही साथ जो उनके स्टाफ होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, क्लर्क से लेकर मैनेजर लेवल तक, सबको एक अच्छी खासी अमाउंट में जो है सैलरीज देनी होती है। मतलब ये कि जो बैंकों का जो खर्चा है वो तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन उसके अनुमान में उसके ऑन एवरेज जो उसको अमाउंट जो उसके पास आना चाहिए, जो उनको प्रॉफिट होना चाहिए, वो नहीं आ रहा था। तो इसको रोकथाम करने का उपाय
सरकार ने इस तरीके से समझा, सपोज करें कि दो भाई हैं, दो भाई, एक है राम एक है श्याम, दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, दोनों ने अलग अलग कमरा ले रखा है, ठीक है, दोनों जो है अलग अलग कमरे ले रखे हैं, जिसका किराया एक बंदा जो है 5,000 दे रहा है, दूसरा जो है वो भी 5,000 दे रहा है। तो आफ्टर ऑल जो है दोनों का खर्चा मिलाकर जो है 5-5 हज़ार 10 रुपया पड़ रहा है दोनों का। तो ऐसे में अगर जो है उन दोनों के जो पिताजी हैं राम और श्याम के, अगर वो अपने बेटों को ये सुझाव देते हैं कि बेटे अब ऐसा करो कि तुम दोनों जो है मिलकर ही रहो, तो तुम लोग का जो है खर्चा बचेगा, एक तो किराया बचेगा, ऊपर से रहने खाने का भी, जो अगर आप एक इंसान का जितना आप खर्चा देखेंगे, अगर दो लोग मिलकर खाना बनाते हैं तो खर्चा कम होता है उस एवरेज के अनुमान के मुताबिक। तो ऐसे में आपने देखा होगा कि बगल में ही इलाहाबाद बैंक है और उसके ठीक 10 कदम दूर जो है एक इंडियन बैंक का शाखा था। अब दोनों अलग अलग नाम से चल रहे थे, तो दोनों का अपना अलग अलग तरीके से ब्रांच था, शाखाएं थी, दोनों में अलग अलग कर्मचारी काम कर रहे थे। अब जो सरकार का जो मैनेजमेंट है, हम दोनों को तो किराया बराबर ही देना पड़ रहा था। ऐसे में अगर दोनों को इकट्ठा कर दिया जाता है तो जो उनका 50,000 रुपया एक्स्ट्रा जो उनका जो कह सकते हैं कि वो किराया लग रहा था वो उस बिल्डिंग का, जो उस ब्रांच का, वो तो उनका बच गया। और साथ ही साथ जहाँ पे जो है आपको हर ब्रांच में एक से कम तो एक कलर का आपको चाहिए ही चाहिए, एक मैनेजर तो चाहिए ही। तो दो बैंकों में दोनों में अलग अलग मैनेजर होते थे, तो ज़्यादा उनका खर्चा बढ़ रहा था। अब वही अगर जब एक हो गए तो भाई एक ब्रांच में तो एक ही मैनेजर होता है, तो उस मैनेजर को हम इस्तेमाल किसी और अलग ब्रांच में कर सकते थे। तो सरकार का जो ऐसे संभावना बढ़ गया कमाई का, उनके खर्चे कम हो गए और साथ ही साथ जो उनका बिजनेस था वो तो उसी तरीके से चलेगा। अब जिसको जो बगल में जो इलाहाबाद में जाता था वो उसको क्या दिक्कत है, वो तो बगल के इंडियन बैंक में आएगा ही। जो बगल के आंध्रा बैंक के शाखा में जाता था, अगर उसको पास में ही यूनियन बैंक का शाखा मिल रहा है तो वहां भी वो चला ही जाएगा। अगर सपोज करें यहाँ पे एक सिंडिकेट बैंक का जो है शाखा था और बगल में ही केनरा बैंक का भी था, तो वो बंदा जो है वहां भी जा सकता है। ऐसे में जो है ओवरऑल अगर आप देखें तो हर बैंक का कम से कम 10,000 15,000 शाखाएं हैं। अगर इनको मिला दिया जाए तो सरकार को करोड़ों का, अरबों का जो है महीने का बचत है। साथ ही साथ जो मैंने बताया कि जो बैंक में जो कर्मचारी होते हैं, आप हर बैंक में तो कुछ कम से कम 4 कर्मचारी चाहिए ही भाई, एक डिपॉजिट काउंटर पे, एक विड्रॉ काउंटर पे, एक पीओ, एक चपरासी। उसी को अगर दोनों को एक कर देते हैं तो एक ही चपरासी से काम चल जाएगा, एक काउंटर पे तो एक ही बंदा बैठेगा। तो इस तरीके से है जो भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय होता है, जो कि पूरा नियमावली तय करता है, जो पूरा गाइडलाइन तय करता है अपने देश में जितने भी फाइनेंशियल चीजें होती हैं, उनको लेकर जब उनकी एक कमेटी बनाई गई थी 2014 के बाद, जब से मोदी सरकार आई थी, उस समय जो है हमारे वित्त मंत्री थे जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, उसके बाद जो है उस समय जो थे अरुण जेटली जी थे, उन्होंने ये प्रपोजल तय किया था। लेकिन अकस्मात उनकी मृत्यु हो जाने के बाद जो ये कार्यभार था वो जो अभी वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, तो उन्होंने जो है इस आइडिया को और इम्प्लीमेंट किया, एक कदम जो है और आगे बढ़ा। और उन्होंने कहा कि जितने भी छोटे बैंक हैं, जो मझोले लेवल के बैंक हैं और जो कि निरंतर जो है वो घाटे में जा रहे हैं, तो उनको घाटे से उबारने का जो सबसे बेस्ट और जो सबसे सरल तरीका है वो उसको मर्ज कर दिया जाए, विलय कर दिया जाए। थोड़ा सा लोगों को दिक्कत हो सकता है उनके ग्राहकों को, लेकिन अगर इनका आप दूरगामी परिणाम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रयोग सफल भी है। और वैसे भी जितने भी विकसित देश हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, उन सभी देशों में जो बैंकों की संख्या होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सरकारी बैंकों की संख्या जो है 14 से ऊपर है। अभी इससे पहले 18 था, अब 14 हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं भारत जैसे देश में जहाँ पे इतनी आबादी है और लोगों का जीडीपी जो है, लोगों का पर कैपिटा इनकम है वो इतना कम है, वहाँ पे जो है इतने बड़े पैमाने पे अलग अलग अपने अपने नाम से लोग बैंकिंग सर्विस दे रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए जो है घाटे का सौदा हो रहा था। वही जो विकसित देश है वहाँ पे केवल गिने चुने 2-4 बैंक ही होते हैं जहाँ पे पूर्ण नियंत्रण होता है सरकार का, और वो अपना गाइडलाइन के अनुसार जो है वो तय करती है किसको कितना लोन देना है। लेकिन यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है लोगों को फर्जी लोन दिए गए। अब विजय माल्या का, नीरव मोदी का केस तो आप लोग जानते ही हैं, इन लोगों ने बड़े पैमाने पे लोन लेकर जो है भगोड़े हो गए। तो आफ्टर ऑल जो है ये तो लोगों का ही पैसा था। आखिर बैंक ने जो लोन दिया था वो किस पैसे का दिया था? आखिर जो लोगों की जमा राशि थी उन्हीं के ऊपर दिया था। अब उनसे तो सरकार वसूल नहीं सकती, वो देश छोड़कर भाग गए। तो आगे भविष्य में ऐसा नौबत ना आए, आगे और ऐसा सिचुएशन ना आए, इन सभी चीज़ों को सोचकर जो एक निचोड़ बनाया गया वो यही था कि बैंकों को विलय कर दिया जाए, जिससे जो है सरकार का एक स्ट्रॉन्ग, गवर्नमेंट का एक स्ट्रॉन्ग जो है इम्पैक्ट रहे बैंकों पे, और वो सही कदम में जो है लोगों के कल्याण के
लिए जो है और भी सरकारी योजनाओं को जो है अच्छे से सही मायने में जो उसका जो है कह सकते हैं कि जो उसको डिजर्व करता है केवल उसको दिया जाए। ये भगोड़े लेवल के लोग या फिर बड़े बड़े लोग जो कि आम लोगों के पैसे लेकर भाग जाते हैं, इसको रोकथाम करने के लिए जो है ये तरीके अपनाए गए हैं। अब ये तरीका कितना सफल होता है कितना फेल होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी जो है लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये जो है इससे आप नकार नहीं सकते हैं। लेकिन उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बैंकों का जो विलय का जो एक प्रोजेक्ट है ये सफल हो। आखिरकार जब हमारे देश बैंकों का जो है विकास होगा तो हमारे देश का भी विकास होगा। तो आफ्टर ऑल गाइज ये था एक छोटा सा समरी था, एक छोटा सा कह सकते हैं समावेश में एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि एक लेखा जोखा था कि किस तरीके से बैंकों का विलय किया गया, क्यों किया गया और इसके क्या फ़ायदे हैं। नुकसान की बात करें तो बस लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, बस ये नुकसान है। जिस तरीके से नोटबंदी में हमें 2-3 महीने परेशानी हुई थी, लेकिन उसके बाद आम आदमी को कोई नुकसान नहीं होता और अपने देश में और वैसे भी लोग जहाँ इस देश में जहाँ पे लोगों का जो है ऑन एवरेज इनकम ही 8 से 10 हज़ार रुपये है, उनको बैंकों के विलय होने से कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला है। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस एक छोटे से वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि इस विलय की प्रक्रिया को क्यों अंजाम दिया गया और इसका क्या जो है आने वाले समय में अपने देश में इम्पैक्ट होने वाला है। आप लोग का क्या राय है, मुझे बड़ा इंतजार रहेगा आप सभी के प्रतिक्रियाओं का। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप सभी जो है अपने अपने विचार अपने अपने कमेंट्स मुझे जरूर करें, मुझे बहुत खुशी होगी। सो दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद दोस्तों।